नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार रावत आपके अपने YouTube चैनल शैल सागर एजुकेशन हब में उपस्थित हूँ। और आज हम हिंदी व्याकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम आज हम ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक उठाए हैं, जो है कि संधि। और हम कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से हमने इस टॉपिक को उठाया कि कम से कम जो पढ़ाएं, तो अगर अचानक कोई एग्ज़ाम हो जाए तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से उठता है, तो हमारा बच्चा ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को कर ले। तो इसी क्रम में हम आज संधि को समझेंगे कि संधि क्या है, कैसे इसको करना है। तो आइए, हिंदी की ग्रामर कोई भी टॉपिक हो, उसके शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जनरली चीज़ें हैं, आप लोग जानते भी हैं। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा बच्चा भी देख रहा है तो उस चीज़ को समझे, इस वजह से लिख दिया गया। आप लोग कतई पेन और कापी लिख करके लिखने का प्रयास मत करिए। आज सिर्फ और सिर्फ पहले समझने का प्रयास करिएगा। बाकी जो चीज़ें लिखने वाली होंगी, लिखाने वाली होंगी, वो मैं लिखा दूंगा। तो संधि, सर्वप्रथम जब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानना जरूरी समझते हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं कि आगे इसका क्या प्रयोग है, ये क्या है। हमारी जितनी भी संधियां हैं, जो भी नाम है, उसका नियम उसी के नाम पे लिखा हुआ है, उसी में छिपा हुआ है। केवल हमको उसको समझना है कि कैसे। संधि का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जोड़। ठीक, और जोड़ का चिन्ह क्या होता है, क्योंकि हमारी हिंदी में हमेशा चिन्हों का प्रयोग होता है, तो जोड़ का चिन्ह भी ये होता है। अब जितने भी प्रकार की हम संधियां पढ़ेंगे, चूंकि जैसे कि संधि सभी लोग जानते हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम इसी में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि संधि का मतलब जोड़, और जोड़ का चिन्ह क्या है, ये पूरी संधियां जो है चिन्ह पे ही डिपेंड है। अगर हम चिन्ह को सही से पहचानना समझ गए तो समझ लीजिए संधि जान गए। सबसे पहले संधि को समझने के लिए उसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को चेहरे से अगर आप पहचान लेंगे तभी आप बता पाएंगे फला व्यक्ति, तो चेहरे के साथ ही उसका नाम आप जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं जोड़। तो जोड़ किसका है? जोड़ हिंदी है तो वर्णों का ही होगा। अब हमें जैसे मान लीजिए आपसे अचानक कोई पूछ ले परिभाषा बताइए। परिभाषा तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 8 के बच्चे रखते हैं। अब हम बड़े हो जाते हैं तो परिभाषा तब रटे थे, आज भूल जाएंगे। लेकिन क्या टेक्निक होनी चाहिए कि अगर अचानक हम मास्टर भी हो जाएं, इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं संधि की परिभाषा बताइए, तो आप इसी से समझ जाइए कि संधि का मतलब जोड़, और जोड़ का मतलब वर्ण। तो दो, भाई जोड़ होगा तो जाहिर सी बात है एक अक्षर का तो नहीं होगा, 2 का होगा, और ये बीच में लगता है। तो सीधे नियम हमारा बन गया कि 2 वर्णों के मेल से, जबकि किताबों में मिलता है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार। अब विकार ही नहीं समझ में आता, विकार क्या है? विकार का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। तो हम अपनी भाषा में कहेंगे कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ये तो हुई संधि की परिभाषा की बात। इसके बाद हमने इसके प्रकार पे चर्चा कर लिया कि संधि 3 प्रकार की होती है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। अब हम स्वर संधि की बात करेंगे। किस संधि की? स्वर की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो 8 लिख रखी है, 8 भी होती है, लेकिन हमने कहा कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। अगर आपके, क्योंकि कुछ बच्चे टेट और यूपी टेट वगैरह ये सब दे रहे हैं दुनिया भर का, तो उसमें वो हिंदी और संस्कृत दोनों विषय रख लेते हैं। मान लीजिए वहाँ 5 ऑप्शन ना आकर के 8 आ गया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन ये 8 स्वर संधि जो है 8 प्रकार की हुई होती है, लेकिन किसमें? संस्कृत में। किसमें होती हैं? अगर यही प्रश्न संस्कृत वाला पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार की नहीं, तब आपको 8 प्रकार की मानना पड़ेगा। तब कौन कौन सी संधि हो जाएंगी 8 प्रकार की? उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
यण संधि, अयाज संधि, छठी हो जाएगी पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्राकृतिक भाव संधि। ठीक, तो ये हमने जनरली चूंकि क्वेश्चन आ सकता है कभी भविष्य में, इस वजह से हमने इसको लिख दिया है। बाकी हमें इसको जहाँ का टॉपिक है वहीं बताएंगे। अब बात आ जाती है कि जब हम 5 प्रकार की संधियां जान गए हैं, नाम जान गए हैं, लेकिन इनके नाम भूल जाएंगे, इनको कैसे जाने इनके नाम से। मान लीजिए आप सब कुछ, हमने कहा था कि जब हम संधि पढ़ाएंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो नियम याद नहीं रखना है, नियम सामने अपने आप आ जाएंगे। तो स्वर संधि में जो भी प्रकार हैं आज हम उसको देखते हैं। स्वर संधि में जो भी प्रकार हैं आज उनको हम समझेंगे। आज हम पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल आपको एक तरीका बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, किस तरह हमको पहचानना। क्योंकि जब तक हम संधि आपको पहचानवा नहीं पाएंगे तब तक आप उसको किसी भी कीमत पे कर नहीं सकते हैं। इस वजह से एक बहुत सरल रूप में, और वो किताबों से रिलेटेड नहीं होगा। आइए हम देखते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयाज, ये 5 प्रकार की संधियां स्वर के भेद हैं। मतलब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, जैसे कि हमने कहा इसके नाम में ही इसका नियम छिपा रहता है। तो हम ये 2 संधियां जो है बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इन 3 को समझेंगे, इसमें क्या है। स्वर, जैसे कि हम स्वर का मतलब समझते हैं, स्वर का मतलब नहीं समझते तो जान लीजिए हमको अपने भाषा में सीधी बात, जो भी मात्राएं होती हैं, जितनी भी मात्राएं, जैसे कि हम लोग पढ़ते भी आए बचपन में, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, सॉरी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंक आ। ठीक, ये हमारी मात्राएं हैं और 5 ही नाम हैं। इन मात्राओं को यदि हम इसमें डिवाइड कर दें तो सीधे पहचान पता चल जाएगी। कैसे हम किसी, मान लीजिए कोई शब्द आ गया महोदय, हम बगैर कुछ दिमाग लगाए कैसे इसको कहें कि कौन सी संधि है, तो हम बीच में जाएंगे। जैसे जोड़, जोड़ भाई 2 शब्दों का, मैंने कहा ना संधि का मतलब जोड़, तो हम बीच में जाएंगे, बीच में ही जोड़ होगा। और उस चिन्ह को देखा हमने, ओ की मात्रा देखी और हमने सीधे कर दिया ये गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। मान लीजिए कोई शब्द आ गया एकाएक, मैं सीधे बीच में गया और मैंने एक मात्रा देखी और एक ही मात्रा के देख करके मैंने कहा ये संधि कौन सी है? वृद्ध संधि। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ मैंने नकल करी। नकल किसकी करी? मैंने इन चिन्हों की करी। तो ये चिन्ह कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये हम आपको बताते हैं। इसी के नाम में इसका नियम छुपा हुआ है। मैंने जो कहा, जैसे दीर्घ का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं? बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। आप खुद इस बात को कहते हैं, जब दीर्घ शब्द नाम ही लेते हैं तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि बड़ा। आइए हम देखते हैं, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। ये छोटा ओ, ये बड़ा ओ, ये री का चिन्ह है, ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। हम इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? छोटा आ। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? बड़ा आ। बड़ा आ हो गया। इसे हम छोटी ई बोलते हैं, इसे हम बड़ी ई बोलते हैं। जिसको हम बड़ी बोलेंगे उसी को हम यहाँ रख लेंगे। इसको हम छोटा ओ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा ओ। बड़ी री भी होती है तो इसको भी ले लीजिए, आगे हम समझा देंगे। फिलहाल अभी केवल पहचान बता रहे हैं। ये तो हो गई दीर्घ की बात। दीर्घ नाम आने से ही बड़ा, और बड़ा जैसे ही आप करेंगे तो आप वही जो कक्षा 1-2 में पढ़ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बस ये दिमाग में होना चाहिए संधि को पहचानने के लिए।
अब जाहिर सी बात है कि जब बड़ा ये है तो ये चीज़ें इसमें तो नहीं आएंगी, ना इसमें आएंगी, ये यही रहेंगी। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। गुण। गुण का मतलब हम जैसे कि आम बोलचाल में कभी देखे होंगे कि कोई विकलांग व्यक्ति है जिसका एक ही पैर हो, फिर वो साइकिल भी चला लेता है, मोटरसाइकिल भी चला लेता है, और कभी कभी तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दौड़ भी लेते हैं। कुल कहने का मतलब हम जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि भगवान ने इसे विशेष गुण दिया है जो एक ही पैर से सब कुछ कर लेता है या एक ही हाथ से सब कुछ कर लेता है। ठीक है, तो हम इसको विकलांग ही मान लेते हैं। हम समझने के लिए हम इसको विकलांग ही मान लेते हैं। और विकलांग है, मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो चीज़ वहाँ नजर भी आएगी। इसके बाद एक चीज ये वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि का मतलब आप आम बोलचाल में इसका क्या अर्थ होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। ये जो इसका अर्थ होता है वही यहाँ अप्लाई होता है, वही चीजें यहाँ रखी जाएंगी। तो आइए विकलांग में देखते हैं क्या होता है। हमने देखा कि इतनी चीजें तो चली गई, इतने चिन्ह धरा गए। अब जो बचे हैं ये बचे हैं। अब देखिए यहाँ हम अगर आम बोलचाल में बोले तो क्या है? एक हाथ, एक की मात्रा एक हाथ। इधर क्या है? एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर। कहने का मतलब हाथ दो होते हैं लेकिन एक ही हाथ है। यहाँ भी समझने के लिए एक हाथ एक पैर, तो ये विकलांग हुआ एक तरीके से। और एक हम देखते हैं अर लिखा रहता है, अर, ठीक, अर लिखा रहता है, ये भी विकलांग है। इसका क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है? जो आप लोग ऊपर ऐसे लगता है, इसको बोलते हैं उड़नकी रा। हिंदी की भाषा में अर को ऊपर लगाया जाता है, जैसे महर्षि में ऊपर लगता है, और इस अर को ये भी विकलांग हुआ। क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो आधा रा लिखा जाएगा। अब पूरा रा तो ऐसे लिखा जाता है, आप वहाँ पे ऐसे लिखते नहीं हैं, आप ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी विकलांग हुआ। ये इतने चिन्ह कहाँ चले गए? गुण में चले गए। अब ये वृद्धि कह रहा है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। आइए देखते हैं क्या बढ़ता है। देखिए यहाँ एक हाथ था और यहाँ कितने हाथ हो गए? दो। यहाँ एक हाथ एक पैर है तो यहाँ कुछ तो बढ़ा, दो हाथ हो गए, पैर एक ही है। तो इसका मतलब मैंने विकलांग का एग्जाम्पल इसलिए कहा कि आपको कुछ समझ में आए। अब आप देख रहे होंगे कि सारे चिन्ह समाप्त हो गए ना समाप्त। इन चिन्हों को देख लीजिए, जो जहाँ पे है वहाँ रख लीजिए। अगर लिखने की चीज़ है, लिखने की चीज़ नहीं है, आपको समझना है कि दीर्घ का मतलब बड़ा, और जिसके नाम के आगे बड़ा है वही बड़ा होगा। जैसे दीर्घ में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े हु की मात्रा, और ये हुक टाइप का जो चिन्ह है इसको हम आगे बताएंगे कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा और किस तरह इसको पहचानेंगे। अब आइए गुण। गुण का मतलब आप समझ लीजिए, गुण का मतलब विशेष। कोई व्यक्ति विकलांग तो एक हाथ होना चाहिए, दूसरी बात एक हाथ हो या एक पैर, तो ये चिन्ह हम, और आधा रा। ठीक, वृद्धि में दो हाथ एक पैर। अब हम चर्चा करेंगे सीधे सीधे। अभी जैसे हमने कहा था, अब आपको 1 मिनट लगेगा। जैसे हमने अभी कहा था महोदय, कुछ भी याद नहीं है, भानुदय, रमेश, महेश। देखिए हम कितनी आसानी से एकाएक, मतैक। अब यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि महोदय में कौन सी संधि होगी, क्योंकि आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन रखा रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन आपको रखा रहेगा कि महोदय में कौन सी संधि होगी।
उसके नाम लिखे रहेंगे। सीधे से आप गए सेंटर में, आपने देखा चिन्ह कौन सा है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में आपने देखा एक हाथ का मतलब विकलांग। विकलांग कौन था, गुण था। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। जैसे ही आप बड़ा ऊ बोलेंगे वैसे ही आपको बड़ा का मतलब दीर्घ याद आ जाएगा और दीर्घ संधि। जैसे ही रमेश, एक मात्रा मतलब एक हाथ मतलब गुण। मतय, अय की मात्रा लगी है, अय का मतलब बढ़ रहा है, एक हाथ की जगह दो हाथ हो गए तो मतलब वृद्ध संधि। इस तरह से हमने जो है आपको एक साथ केवल पहचान बताई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है कि हम इतना जान करके संधियों को कर लेंगे। इसलिए अब हम स्वर संधि में केवल इतना जान लेने से संधि पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मात्रा देख करके हम नाम तो जानना सीख गए। जैसे मैंने कहा कि मेरी शक्ल देखिए और नाम देखिए, क्योंकि शक्ल देखने के बाद ही किसी का नाम लिया जा सकता है। तो हमने केवल आपको स्वर में स्वर की शक्ल दिखाई। स्वर की शक्ल में क्या दिखाया, उसके चिन्ह। चिन्हों को देख करके हम उसके नाम तो डिफाइन करेंगे, लेकिन इतने से हमारा जो कंपटीशन है वो हल नहीं होगा। तो हम इसी क्रम में स्वर के जो पहली जो संधि है दीर्घ, इसको हम समझेंगे। ये हमने सिर्फ आप लोगों को कहा कि आज हम केवल परिचय दे रहे हैं कि आप घबराइए मत। और मैंने पहले भी कहा कि मैं ऑनलाइन में नया हूँ, लेकिन पढ़ाने में नया नहीं हूँ। जो चीज़ मैं बताऊंगा नहीं, सिखा दूंगा, आप खुद दूसरे को पढ़ाओगे। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आप जब भी पढ़े होंगे, किताबें खोलेंगे कई प्रकार की, तो आपने देखा होगा कि एक चीज लिखी आती है, मतलब इसका नियम जिसे कहते हैं सूत्र। वो क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। इस चीज को भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो बच्चे कंपटीशन के लिए हैं तो उनको देखना पर्याप्त है मात्राएं, क्योंकि मैंने कहा था कि इस परीक्षा हॉल में समय कम होता है और नियम वहाँ जाते हैं लोग भूल भाल, लेकिन आंखें ही हमारी सब कुछ करती हैं। अगर हमने आंखों से सही तरीके से देखा कि कौन सा चिन्ह कहाँ है, बीच में होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि शब्द ज़्यादा से ज़्यादा 3 अक्षर के, 5 अक्षर के, 6 अक्षर से, 6 अक्षर से ज़्यादा कोई बड़ा शब्द नहीं आता है, और हमेशा सेंट्रल पे ही वो मात्रा देखी जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी जनरली आपको बताया कि चिन्ह देखेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि वागीश, वागीश में कौन सी संधि होगी, आप चिन्ह देखेंगे तो आप ये लोग ऐसा करिए कि मैं आपको ये प्रश्न भी दे रहा हूँ कि वागीश में आप कौन सी संधि होगी, आप सभी लोग शेयर करें, और फिर इसके बाद मैं इसका टेक्निकल फॉल्ट बताऊंगा कि क्यों। तो अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, इसलिए अब आइए देखते हैं। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, जो भी लोग देख रहे हैं, वागीश में कौन सी संधि होगी, सभी लोग शेयर करें। क्या सही है क्या गलत है, इसको मैं अगले टॉपिक में बता भी दूंगा। आइए देखते हैं अका सवर्ण दीर्घा, ये कौन सी बला है, इसको समझें। अक, हम इसके सूत्र को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हर तरह के एग्जाम लोग देते हैं। अका सवर्ण दीर्घा पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता है। रट भी लिए हैं लोग, बात ये है कि अका सवर्ण, अगर आपसे पूछ दिया गया, क्योंकि अब कुछ एग्जाम ऐसे चल रहे हैं कि दीर्घ संधि का जो है सूत्र बताइए, तो अका सवर्ण दीर्घा। लेकिन अब आपसे पूछ दिया जाए कि अक में अक क्या है, तो अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता हूं कि कोई प्रश्न यहाँ से बने और आपसे छूटे। तो आपसे यदि पूछा जाए कि अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है।
इसके बाद अभी मैंने कुछ एग्जाम में देखा है कि उसने पूछा है कि प्रत्याहार प्रत्याहार पूछा और पूछा कि इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो अगर एक प्रत्याहार है तो आइए हम देखते हैं कैसे बना, ये अक कहाँ से आया। तो सभी लोग जो कहावत में चलन में है कि एक बार भगवान शिव नाराज हुए या क्रोधित हुए तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और पाणिनि जी ने उनके 14 बार के डमरू की जो ध्वनि गुंजना सुनी, उसी से महेश्वर सूत्र का निर्माण किया। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। देखिए जो पॉइंट पूछने लायक होगा वो मैं आपको नोट बोल दूंगा कि महेश्वर सूत्रों की संख्या 14। अब बात आती है कि नंबर 1 सूत्र आ ई उ ऋ, दूसरा री र क। महेश्वर सूत्रों में होता यह है कि जितने भी 14 सूत्र हैं उनका अंतिम जो वर्ण होता है, अंतिम वर्ण प्रत्येक 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है वो एक संज्ञक होता है और उसको जब वर्णों की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? वर्णों की उसमें काउंट नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अक एक प्रत्याहार है, इससे प्रश्न बन सकता है कि बताइए अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप कैसे जानेंगे? पहली बात तो मोटी बात जान लीजिए कि अंतिम वर्ण जो का है ये एक संज्ञक है और ये कभी काउंट नहीं होगा। चलिए तो कैसे बना ये अक? तो महेश्वर सूत्र का पहले सूत्र का आ और महेश्वर सूत्र के दूसरे सूत्र का अंतिम का, इन दोनों को जोड़ करके बना क्या? अक। अब इनके बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो आप देखिए आ ई उ री ला। ठीक, ये क्या हो गया? अक। अका, ये कहता है अका। तो अक क्या है? आ ई उ री ला। तो हमने चिन्हों के माध्यम से देखा ये छोटा आ है लिखा है, क्योंकि छोटा आ बड़े आ में समाहित हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा समान वर्ण एक जैसे। वर्ण का मतलब, समान का मतलब एक जैसे दिखने वाले। जैसे आ प्लस हमने कहा था ना आएगी चीजें आ। अगर वर्ण एक जैसे समान है, अगर हम यहाँ उ लिख दें तो क्या ये एक जैसे समान है? नहीं है। तो इसलिए एक जैसे समान, ये प्लस का बहुत बड़ा महत्व है। ये बार बार आपको मैं बताऊंगा कि इसको नहीं छोड़ना है। तो अका का मतलब आ ई उ री ला। अब देखिए हमारा वहाँ पे क्या हो रहा था? बड़ी आ की मात्रा आ रही थी, बड़ी ई की मात्रा आ रही थी और क्या बड़ी ओ की मात्रा आ रही थी। जो हमने री का बताया था हुक ऐसे बनेगा, लेकिन ये अक्षर तब भी छूट रहा था। ठीक है, ये वर्ण तब भी हमारा छूट रहा था, लेकिन हम इस सूत्र के माध्यम से कोई भी चीज हमारे उसमें छूटेगी नहीं। यही होता है सूत्र का महत्व। तो हम ये चिन्ह तो जनरली जान गए जो दिख रहे थे, लेकिन इन चीजों को कैसे हम समझेंगे? तो हम वो सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो अब कहने का मतलब ये था कि अक एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझना है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया गया कि प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं, तो पाणिनि जी ने, चूंकि प्रत्याहारों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रत्याहारों को बनाना इसलिए पड़ा कि महेश्वर सूत्र जब थे तो हमें सारी व्याकरण जो है महेश्वर सूत्र पे डिपेंड है, लेकिन इतने कठिन तरीके से उनका उच्चारण होता है, ऐसे में बार बार सूत्र को पढ़ना कठिन था। इसलिए हमें प्रत्याहार के माध्यम से उसको सरल, जैसे कि हमने अक कह दिया तो इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि सूत्र नंबर 1 से लेके सूत्र नंबर 2 तक हमने बस थोड़ा सा अक बोला और हमने 2 सूत्र पढ़ दिए। ये इस चीज को सरल बनाने के लिए प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी। और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 और 43। 42 43। तो देखिए
अब कहोगे कि सर आप 42 भी बोल रहे हैं, 43 भी बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि 42 43 दोनों ही संख्या पाणिनि जी ने मानी, लेकिन इसका लिखित साक्ष्य है और इसको उन्होंने केवल सांकेतिक रूप में माना है, प्रयोग भी किया है, लेकिन ये लिखित है। और ये 43वां जो एक और बढ़ गया है, उन्होंने माना है, सांकेतिक रूप से माना है। लेकिन मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ जाए और दोनों ऑप्शन में हो, तो आप प्रथम वरीयता 42 को भी देंगे। यदि 42 नहीं है, तब फिर आपके सामने वही कंडीशन आ जाएगी कि सर 42 बताए थे, वहाँ तो प्रश्नवय गलत है क्योंकि 43 लिखा था। तो इसलिए ये हर चीज़ जहाँ पे फंसने वाली बात होगी मैं आपको बताऊंगा। तो 42 और 43 आप दिमाग में रख लीजिए कि प्रत्याहार, चूंकि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें ये प्रश्न साधारण से बन सकता है और पूछ लिया जाएगा कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे महसूर सूत्र पूछ लिया गया, तो प्रत्याहार जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और कंपटीशन का। तो प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 और 43 दोनों। लेकिन सर्वप्रथम हम 42 मारेंगे, यदि ऑप्शन में 42 नहीं है तब हम 43 मारेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को ये बता दें कि ये थी परिचय की बात, और हम दीर्घ संधि में जो भी चीज़ें हैं इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और संधि जो है, संधि को पढ़ने के 3 तरीके होंगे। एक होगी पहचान, मतलब जो हमारा जो प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं में, तो जिस कैटेगरी से वो पूछेगा वो सारे तरीकों से हम आपको, क्योंकि पहचान जैसा हमने बताया कि पहचानना कैसा है, केवल नाम आपसे पूछ लिया गया तो आप बहुत आराम से कह देंगे कि ये संधि है। दूसरा तरीका उसका होगा विच्छेद, और तीसरी कैटेगरी योग। मतलब वो 3 तरीके से प्रश्न बना सकता है कि कोई एग्जाम्पल आपको दे देगा तो वो आपसे सीधे नाम पूछेगा, और कभी कोई शब्द आपको दे देगा, उसको वो जो है सीधे आपसे कहेगा कि इसका विच्छेद क्या होगा, ठीक। और एक क्या होगा कि विच्छेद दिया रहेगा और उसका योग, मतलब उसका रूप, योग का मतलब उसका रूप जो होगा, रूप के माध्यम से पूछ लेगा कि ये जोड़ करके क्या बनेगा। तो 3 तरीके से हमारा जो है, 3 तरीके से हमारे कंपटीशन में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमें दीर्घ को भी और गुण को भी, वृद्धि को भी, यण को भी, आयाद को भी बहुत तरीके से समझना होगा। ये पहचान भी अभी हमने पूरी नहीं बताई, हमने शॉर्ट तरीके से बताया जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगे कि नहीं हम चीज़ें कितनी जल्दी पहचान, जितनी जल्दी आप पहचान कर लोगे उतनी ही जल्दी आपको विच्छेद में कोई बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम केवल नकल कराएंगे विच्छेद में, और योग में भी आपको नकल ही कराएंगे। अगला वीडियो हम आपको इसी का तरीके से डिटेल के साथ देंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।